दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल समरी देने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक ऑन स्टॉक मार्केट। वो है कॉपी कैन इन्वेस्टिंग द लो रिस्क रोड टू स्टुपेंडियस वेल्थ। इसके ऑथर है सौरभ मुखर्जी। सौरभ मुखर्जी फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है मर्सिलियस इन्वेस्टमेंट मैनेजर की, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की और एक को फाउंडर है क्लियर कैपिटल और एम्बिट फिनवेस्ट के सीईओ भी रह चुके हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर है या फिर आपको पहले से स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं, तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी पॉइंट को स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस बुक को मैंने 3 चैप्टर में डिवाइड किया है, जिसमें पहला चैप्टर है मिस्टर तलवार्स अनसर्टन फ्यूचर। इस चैप्टर में 2 रियल लाइफ लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी को शेयर किया गया है, जिसमें पहले थे तलवार फैमिली और दूसरे थे मिस्टर सांघवी फैमिली। मिस्टर तलवार दिल्ली के एक पॉश एरिया में रहते थे। इनके पास खुद का एक घर है, बड़ी ऐसी कार है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव है और उनकी फैमिली में उनकी बीवी और 2 बच्चे हैं। अगर हम मिस्टर तलवार को देखें तो उनकी लाइफ हमें एकदम सेट लगती है, लेकिन एक्चुअली में कहानी कुछ और ही है। जितना वो लोगों को सेटल दिखते हैं, मिस्टर तलवार अपने आप को अंदर से उतना ही फाइनेंशियली अनसेटल फील करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम मिस्टर तलवार की लाइफ स्टोरी को समझते हैं। मिस्टर तलवार ने अपनी यंग एज में काफी अच्छे से पढ़ाई की थी और उन्होंने 12th में 95% का स्कोर भी किया था। फिर उन्होंने एक टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग की, फिर एक टॉप कॉलेज से अपना MBA कंप्लीट किया, जिसमें वो काफी अच्छे मार्क्स से पास हुए थे और फिर उन्हें 2 लाख पर ईयर का पैकेज भी मिल गया था, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि हम 1990s की बात कर रहे हैं और हम इसे 2 लाख रुपए को पर ईयर की सैलरी को 7% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आज की तारीख में आप इसे 20-25 लाख रुपए की पर ईयर सैलरी कह सकते हो। करियर के स्टार्ट में मिस्टर तलवार हमेशा अपने आप को सक्सेसफुल समझते थे, लेकिन अभी ये पिछले 25 सालों से जॉब कर रहे हैं और अभी इनके रिटायरमेंट के लिए बस 10 साल बाकी है। लेकिन अभी इनको खुद से एक हारी हुई और एक अंडर अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब इन्होंने जॉब करना शुरू किया था तब उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि 40 साल की एज में ही एक अच्छी लाइफस्टाइल पे वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन आज वो 50 साल के हो चुके और उन्होंने अपने रिटायरमेंट का 10% भी अचीव नहीं किया है। और इससे बुरी बात तो ये है कि इन्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि इनको कहाँ और कैसे अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि शुरू में जब इनका जॉब लगा था तब उन्होंने कुछ भी सेविंग नहीं की थी। ये ज्यादातर पार्टीज और घूमने फिरने में खर्चा कर देते थे और उनकी स्पेंडिंग हैबिट को देखकर उनके पेरेंट काफी परेशान थे। मिस्टर तलवार पैसे को सेव करना सीखे, इसलिए उन्होंने एक घर लेने की एडवाइस दी, ताकि एटलीस्ट ये लोन्स के EMI पे करके खुद का घर तो ले लेंगे, वरना पैसे ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद 30 की एज में उनकी शादी हो गई और जब उन्हें पहला बच्चा हुआ तब जाके उन्हें फील हुआ कि उन्हें कुछ सेविंग्स करनी चाहिए और इसलिए उन्होंने FD में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। और इसी तरह उनके लाइफ के 3 सबसे बड़े फैसले उनके पेरेंट्स ने लिए। सबसे पहला वो क्या पढ़ाई करेंगे, फिर वो किससे शादी करेंगे और फिर वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पहले 2 फैसले कुछ अच्छे थे, लेकिन तीसरे वाले में थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि स्टॉक मार्केट तब न्यू कंसेप्ट था और लोग उस टाइम स्टॉक मार्केट में बस ट्रेडिंग ही करते थे कि कोई स्टॉक को कम प्राइस पर बाय करना और जब उसका प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाए तो उसे सेल कर देना। और जब मिस्टर तलवार को जब उनके ऑफिस में स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला तो उनसे टिप्स लेने लगे और स्टॉक को बाय और सेल करने लगे। फिर उनको ये भी पता चला कि उनके दोस्त रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को होम लोन पर खरीद लिया एज ए इन्वेस्टमेंट और अपने फ्रेंड से लिए हुए टिप्स से उन्होंने कुछ पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया। अगर आपको पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं ये पता नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिर कुछ सालों तक बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है और निफ्टी 55% से नीचे गिर जाता है और उनका स्टॉक पोर्टफोलियो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सब पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता है जो बुल मार्केट में काफी स्पीड से ग्रो हो रहे थे। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ तो ये सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट जीरो हो गए और तब उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस कर ली कि स्टॉक मार्केट में फिर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था कि उनके मोस्ट ऑफ द पैसे तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट है और वहाँ तो मेरे पैसे ग्रो हो ही रहे हैं, और उन्होंने प्रॉपर्टी में और पैसे इन्वेस्ट किए। लेकिन फिर 2013 में आया रियल एस्टेट क्राइसिस, जिसमें सारे ओवर प्राइस प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन डाउन होना शुरू हो गया और बिल्डर्स डिमांड कम होने के कारण टारगेट्स को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो फ्लैट मिस्टर तलवार ने काफी पैसे खर्च करके खरीदा था वो सेम फ्लैट अब 30 से 40% कम प्राइस में बिक रहा था। और इस वजह से मिस्टर तलवार को स्टॉक मार्केट के साथ साथ रियल एस्टेट में भी काफी नुकसान हुआ। अब उनकी एज हो चुकी थी ऑलमोस्ट 50 साल और उन्होंने कैलकुलेट किया कि मुझे 10 साल बाद रिटायरमेंट लेनी है और अगले 30 साल तक मैं और मेरी वाइफ हम अज्यूम करते हैं कि हम जीने वाले हैं बिना कोई लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज किए। मेरे पास साल के 30 लाख रुपए होने चाहिए, जिसे मल्टीप्लाई करें 30 से तो ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपए चाहिए होंगे
एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए। लेकिन सवाल ये था कि ये 9 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से। अब बात करते हैं मुकेश सांघवी, जो कि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर थे, जिनका कंपनी नोएडा में सबसे ओल्डेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर कंपनी थी, जिस कारण जनरेशन दर जनरेशन ये लोग अमीर ही थे। और इन्होंने ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे कमर्शियल प्रॉपर्टीज, गोल्ड्स, एफडीज और स्टॉक्स में। और कुछ करोड़ इनको लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस की वजह से मिलने वाले थे, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई हो गया था। स्पेशली कम्पीट करना मुश्किल हो गया था। टैक्सेस, लेबर कॉस्ट, ऐसी कई वजहों से इनके बिजनेस पर काफी बड़ा हिट पड़ा था। इनके 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 यूएस और यूके में पढ़ाई कर रहे थे। मिस्टर मुकेश सांघवी साल में 3 बार फॉरेन हॉलिडेज पर जाया करते थे और हर 2 साल में एक लग्जरियस कार भी लेते थे। क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए मिस्टर मुकेश बहुत स्ट्रेस में थे। तो आप ये लाइफस्टाइल को कैसे आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि इनके एनुअल खर्चे 2 करोड़ रुपए से ज्यादा थे। यानी आने वाले कुछ सालों में मिस्टर सांघवी को 60 करोड़ रुपए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अब रिटायरमेंट लेने की सोच लिया था। और मिस्टर तलवार की तरह ही उन्हें 2008 क्राइसिस और 2013 रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से काफी लॉस हुआ था। अब दोनों मिस्टर सांघवी और मिस्टर तलवार निखिल बैनर्जी से मिले, जो एक सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर थे एक वर्ल्ड रिपोर्टेड मैनेजमेंट कंपनी में। तो सबसे पहले मिस्टर तलवार और निखिल बैनर्जी की मीटिंग हुई। निखिल ने सबसे पहले मिस्टर तलवार की नेटवर्क को कैलकुलेट किया। मिस्टर तलवार का नेटवर्क था 4 करोड़ 51 लाख रुपीज। और उसके बाद निखिल ने सारे इन्वेस्टमेंट को ग्राफ में पुट किया और उनके रिटर्न्स भी कैलकुलेट किए। स्टार्टिंग से अभी तक मिस्टर तलवार ने कितना रिटर्न अचीव किया है अपने इन्वेस्टमेंट पे। रिटर्न देखकर मिस्टर तलवार भी शॉक हो गए, क्योंकि उनका एवरेज रिटर्न 27 साल में सिर्फ 4% पर ईयर था। उसके बाद निखिल ने मिस्टर तलवार से उनका लॉन्ग टर्म गोल पूछा और उनको पूरा करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए होगी वो भी कैलकुलेट किया। हर इंडियन पेरेंट की तरह उनका मेजर गोल था बच्चों की बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई और उनकी शादी और एक हॉलिडे होम लेना, हर एक 3 साल में कार को चेंज करना और हर एक साल में एक बार इंटरनेशनल टूर पर जाना। और ये सारे फाइनेंशियल गोल पूरे करने के लिए मिस्टर तलवार को अप्रोक्सीमेटली 4 से 4.5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। लेकिन ये वैल्यू 2017 के रेट से है। अगर हम इन्फ्लेशन को ऐड करें तो वैल्यू और भी बढ़ जाएगा। तो निखिल ने इसका सोल्यूशन दिया, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। निखिल ने फिर एक चार्ट दिखाया, सेंसेक्स, गोल्ड, डेथ, कैश, जो कि आप बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हो। अगर 1990 में किसी ने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया होता अपना इन्वेस्टिंग जर्नी, तो सबसे ज्यादा रिटर्न सेंसेक्स में ही मिलते। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, आपके 1 लाख रुपए 1990 में वो ग्रो होकर 34.2 लाख रुपए हो जाते 2016 में। वही बैंक अकाउंट में आपके पैसे 2,90,000 हो जाते। निखिल ने मिस्टर तलवार को उनकी मिस्टेक के बारे में बताया कि क्यों उनकी वेल्थ सिर्फ 4% से ग्रो हुई है। सबसे पहली मिस्टेक ये है, नो क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान। उन्होंने कोई भी ऑर्गेनाइज तरह से प्लानिंग नहीं की। जब वो अपने यंग एज में पैसे कमा रहे थे, तब उनके पास कंपाउंडिंग के पावर को यूज करने का टाइम था, तब उन्होंने पैसों को इन्वेस्ट नहीं किया। फिर दूसरी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने सही तरीके से डाइवर्सिफाई नहीं किया, क्योंकि उनकी 60% इनकम होम लोन के ईएमआई में जा रही थी और उनकी 60% वेल्थ रियल एस्टेट में थी, जिससे उनको पिछले 5-10 साल में कुछ खास रिटर्न मिले नहीं थे। तीसरी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना शुरू किया और उससे बस टाइम पास के लिए करने लगे, जबकि वो वहां से बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते थे। फिर चौथी गलती उन्होंने ज्यादा ट्रेडिंग करके और ज्यादा टैक्स पे करके की, क्योंकि जब आप ज्यादा ट्रेडिंग करते हो तो आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है। तो इससे हमें एक इम्पोर्टेंट चीज सीखने को मिलती है कि चाहे आप कितने रिच हो या फिर मिडिल क्लास, अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो सब लोगों को अपनी फ्यूचर की चिंता होती है। तो इसलिए आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। इसलिए मैं टाइम पर ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियो को आप मिस ना करें। उसके बाद निखिल ने मिस्टर तलवार के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की स्ट्रेटेजी सजेस्ट की, और यही सेम स्ट्रेटेजी मिस्टर सांघवी के लिए भी डिजाइन की, जहां पर वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करेंगे अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। तो इस चैप्टर को समराइज करें तो हमने इसमें देखा कि अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, आपको कितने कैपिटल की जरूरत है अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, और उसके लिए आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा लेसन हमने ये सीखा कि ओल्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में, मतलब गोल्ड, एफडीज या फिर रियल एस्टेट में आपको हेवीली इन्वेस्ट नहीं करना है। तीसरा लेसन हमने सीखा कि इन्वेस्टर के पास पेशेंस होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट होल्ड करने का। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है इस बुक में, और मेक श्योर करो कि आप यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। रॉबर्ट किर्बी ने 1965 में एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर ज्वाइन किया कैपिटल गार्डन ट्रस्ट कंपनी में, और उन्होंने ही कॉपी कैन पोर्टफोलियो का कंसेप्ट पूरी दुनिया के सामने लाया था। अब आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये कॉपी कैन पोर्टफोलियो है क्या।
तो रॉबर्ट एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर करते हैं। एक बार उनके पास एक क्लाइंट आया था उनकी सर्विस लेने के लिए, और फिर उनके कहने पर वो स्टॉक्स को बाय और सेल करता, लेकिन इसके साथ में वो क्लाइंट एक और चीज करता था कि वो अपने वाइफ के लिए भी रॉबर्ट के वही रिकमेंड्स कॉपी करता था, लेकिन एक छोटी सी चीज को अलग करता था कि उस स्टॉक को बाय करने के बाद अपने वाइफ के अकाउंट से उसे सेल नहीं करता था। अब किसी वजह से उस आदमी की डेथ हो गई तो उसकी सारी वेल्थ उसकी वाइफ को मिल गई। अब उसकी वाइफ ने उसी रॉबर्ट से मदद मांगी कि उसे अब उसके इन्वेस्टमेंट कैसे हैंडल करनी चाहिए, क्योंकि सारी वेल्थ को अब उसे हैंडल करना है। तो उसने अपने हस्बैंड का और अपना पोर्टफोलियो रॉबर्ट के साथ शेयर किया। तब उनका पोर्टफोलियो देख के रॉबर्ट पूरी तरह शॉक हो गए, क्योंकि एक तरफ ऐसा पोर्टफोलियो था जहां रॉबर्ट की एडवाइस से बाइंग सेलिंग हो रही थी, और दूसरी तरफ ऐसा पोर्टफोलियो था जहां सिर्फ बाइंग हो रही थी, सेलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इस दूसरे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस पहले वाले से काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो बहुत ज्यादा ग्रो हो चुके थे, और एक स्टॉक तो ऐसा था जो इतना ग्रो हो गया था कि उतना अमाउंट पहले वाले पूरे पोर्टफोलियो में नहीं था, जबकि दोनों पोर्टफोलियो में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था। तो इस पहले पोर्टफोलियो के आउट परफॉर्मेंस का मेन रीजन ये था कि जब कोई स्टॉक किसी पोर्टफोलियो में ज्यादा ग्रो हो जाता है तो फाइनेंस के लोग आपको ये कहेंगे कि आपको उस विनिंग स्टॉक को सेल कर देना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। जो स्टॉक ग्रो नहीं हुआ उसमें आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये सबसे यूजलेस स्ट्रेटेजी है, और इसलिए रॉबर्ट किर्बी ने टर्म डेडिकेट किया कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जिसे रॉबर्ट बाय एंड फॉरगेट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। जब अमेरिका में बैंक्स नहीं हुआ करते थे तो लोग अपने इंपॉर्टेंट चीजें या कैश एक कॉफी कैन में छुपा कर रखते थे, जिससे कि जब भी उन्हें कोई इमरजेंसी आए तो उसे यूज कर सके। तो बेसिकली कॉफी कैन पोर्टफोलियो में आप स्टॉक को बाय करते हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। अब इसे थोड़ा सिंपल करके बताओ तो आपको 15-20 हाई क्वालिटी स्टॉक को बाय करना है और उसके बारे में आपको भूल जाना है, यानी उसे होल्ड करके रखना है। तो अब सवाल ये आता है कि कौन से स्टॉक को खरीदे और कितने टाइम तक होल्ड करे। तो इस बुक में एक सिंपल इन्वेस्टमेंट फिल्टर बताया है जो हमें हेल्प करेगा एक किसी स्टॉक को पिक करने में। क्योंकि 7,000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले हमें उन कंपनीज को चूज करना है जिनका मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ हो। मान लेते हैं कि 1000 कंपनीज है जिनका मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ रुपए का है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इन सभी में इन्वेस्ट करें। तो फिल्टर नंबर 2 है उन कंपनीज में से जिन कंपनीज ने पिछले 10 साल में 10% से ज्यादा जिनका सेल्स ग्रो हुआ है उसे चूज करना। फिल्टर नंबर 3 है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से बड़ा है पिछले 10 सालों में। चौथा फिल्टर है उस कंपनी का ब्रांड वैल्यू क्या है। पांचवा है कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है बाकी कंपनियों से। यहाँ पर एक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी इन्वेस्टर के लिए। एज ए इन्वेस्टर हमारा प्राइमरी गोल ये होना चाहिए कि अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम से कम कर सके, इसलिए हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चूज करनी चाहिए। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनमें से कुछ स्टॉक एवरेज रिटर्न देंगे, कुछ स्टॉक निगेटिव रिटर्न देंगे, लेकिन कॉफी कैन पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक इतना बेटर रिटर्न आपको दे सकते हैं जो आपको करोड़पति बनाने में हेल्प करेगा। तो इस चैप्टर से हमने 3 चीजें सीखी। नंबर 1, स्टॉक मार्केट को हमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए। दूसरा, हमें कॉफी कैन पोर्टफोलियो के बारे में सीखा कि कैसे 15-20 हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके और उसे होल्ड करके आप लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकते हैं। तीसरा, हमने देखा कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो इसलिए अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। अब चैप्टर नंबर 3 है एक्सपेंस रेशियो। बहुत से लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में इस एक्सपेंस पर ध्यान ही नहीं देते, मतलब जो भी फीस टैक्स लिया जाता हो उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन ये छोटा सा एक्सपेंस भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। आपने 2 टाइप के म्यूचुअल फंड तो सुने होंगे, एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड, और इन दोनों का एक्सपेंस रेशियो काफी अलग होता है, मतलब एनुअल फीस काफी अलग होती है। एक्टिव म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करते हैं और उनका ये में होता है कि पैसिव म्यूचुअल फंड के रिटर्न को बीट करे। और पैसिव म्यूचुअल फंड को कोई मैनेज नहीं करता, ये बस किसी इंडेक्स को कॉपी करते जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इन्हें कोई एक्टिवली मैनेज नहीं करता, इसलिए इनका एनुअल फीस भी काफी कम होता है। अब हम थोड़ी देर में ये देखेंगे कि क्यों एनुअल फीस इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप लाखों या इवन करोड़ रुपए बचा सकते हैं बस एनुअल फीस पर फोकस करके। अब मान लीजिए कि आपने 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड और दूसरा है पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव फंड में आपको 2.5% का एक्सपेंस रेशियो होता है और पैसिव फंड में 0.01% का। अब दोनों फंड आपको 15% का रिटर्न देते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए इन दोनों फंड में इन्वेस्ट किए और 40 साल बाद आप इनके रिटर्न को देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं
कि आफ्टर 40 इयर्स पहला वाला म्यूचुअल फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो था 2.5%, उसको डिडक्ट करने के बाद आपके पास बचेंगे 1.1 करोड़ रुपए, और दूसरे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.01% था, उसने आपके पैसों को 2.6 करोड़ रुपए तक ग्रो कर दिया है। ये ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए का डिफरेंस है एक छोटी सी एनुअल फीस की वजह से, क्योंकि एनुअल फीस भी कंपाउंड होती है। तो दोस्तों, हमने इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखे कि हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करके उसे लंबे समय के लिए होल्ड करना है। अगर आपको भी वेल्दी बनना है तो आपको भी स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी और हाई क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करके होल्ड करना होगा। अगर आपके पास स्टॉक्स को बाय करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।